हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइट पेज एग्जाम पर। तो दोस्तों मैं हूं साजिद और दोस्तों आज फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने एक और नई क्लास के साथ। दोस्तों आज की क्लास का टाइटल थंबनेल आप सभी देख चुके होंगे। दोस्तों आज हम बात करते हैं यानी क्लास 10th सामाजिक विज्ञान, जिसमें एसएसटी का पोर्शन है दोस्तों। तो क्लास 10th सामाजिक विज्ञान एसएसटी चैप्टर नंबर 3 होगा दोस्तों जल संसाधन, यानी दोस्तों चैप्टर नंबर 3 होगा जल संसाधन। दोस्तों आज हम किसके बारे में विस्तार से बात करेंगे और इससे बनने वाले सभी क्वेश्चन बात देखेंगे जो दो यानी पिछली पीरियड्स यानी पेपर में आए हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल बनाई हो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, इस वीडियो को कर दो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। यूपी बोर्ड एग्जाम 2023। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो यूपी बोर्ड एग्जाम की डेट घोषित हो चुकी है और दोस्तों आपके 16 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट है। दोस्तों आपके 16 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट है। तो दोस्तों उसी श्रृंखला में हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं क्लास 10 सामाजिक विज्ञान, जिसे आप बोलते हो एसएसटी या सोशल साइंस, यानी अगर आप इंग्लिश में बात करेंगे तो सोशल साइंस है और यानी दोस्तों हिंदी में सामाजिक विज्ञान, और जो शॉर्ट फॉर्म है इसकी एसएसटी से बोल देते हैं। दोस्तों चैप्टर नंबर 3 होगा जल संसाधन। चैप्टर नंबर 3 होगा दोस्तों जल संसाधन। तो दोस्तों ध्यान रखना, यानी ये भूगोल का पोर्शन है दोस्तों। वैसे तो एक यानी चैप्टर में यानी जो इतिहास वाले में पूरे हो गए दोस्तों, भूगोल का चैप्टर नंबर 3 होगा। सभी क्वेश्चन हैं जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं दोस्तों। ये सभी वे क्वेश्चन है जो बोर्ड परीक्षा में बार बार आ रहे हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर कक्षा 10 और कक्षा 12 के संपूर्ण सिलेबस की तैयारी कराई जा रही है चैप्टर वाइज, यानी सब कक्षा 10 और कक्षा 12 के सभी क्वेश्चनों की तैयारी कराई जा रही है चैप्टर वाइज। तो दोस्तों यही हमारी यानी उसी श्रृंखला में ये हमारी उसकी सामाजिक विज्ञान की वीडियो है। तो दोस्तों अगर आप ये सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं उन सभी की जो प्ले लिस्ट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर वहाँ से हर सब्जेक्ट की प्ले लिस्ट देख सकते हो दोस्तों। टारगेट यानी हम बात करते हैं जो टारगेट 3 मार्च 2023, यानी दोस्तों जो इसका पेपर है वो 3 मार्च को होगा, यानी एसएसटी का 2023 में 70 नंबर पक्के। यानी दोस्तों अगर आप 2023 में यानी 3 मार्च को 70 नंबर लाना चाहते हो अपने एसएसटी में यानी सामाजिक विज्ञान में, तो दोस्तों आप जुड़े रहिए, क्योंकि इसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हमने सीरीज चला रखी है। तो दोस्तों टारगेट 3 मार्च 2023 70 नंबर बिल्कुल पक्के होंगे। सभी क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है कि बांध किसे कहते हैं। दोस्तों बांध किसे कहते हैं, बांध किसे कहते हैं दोस्तों 2014, 16, 19, 20 और 21 में पूछा गया। 2014, 16, 19 और 20, 21 में पूछा गया कि बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है, जो आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जल भरण बनती है। तो दोस्तों ध्यान रखना, बांध बहते हुए जल को रोकने के लिए, नहीं दोस्तों बांध का अर्थ है नहीं इस तरह से आप मान लीजिए ये हमारी नहर है, ये आपकी नहर है, यानी दोस्तों ये आपकी नहर है और दोस्तों आपकी ये नहर है दोस्तों, ये आपके पीछे से नहर आ रही है दोस्तों। आप इसके आगे एक इतना बड़ा दोस्तों आप क्या बनाएंगे, इसमें एक बांध बनाया आपने, क्या इतना बड़ा दोस्तों एक आपने बांध बनाया, इतना बड़ा दोस्तों आपने बांध बनाया। तो दोस्तों इस बांध का क्या हुआ दोस्तों, इस बांध बनाने के बाद में आप यहाँ इस पानी को इस तरह से रोक दोगे और दोस्तों जो पीछे से पानी आ रहा है वो दोस्तों वो सब पानी क्या हो जाएगा, वो सब पानी यहाँ जमा हो जाएगा। क्या वो दोस्तों वो सब पानी यहाँ जमा हो जाएगा और दोस्तों बस इसमें थोड़ा सा पानी निकलने की आप जगह छोड़ दोगे, जो थोड़ा सा पानी निकलता रहा है, यानी जहाँ से इतना सारा पानी आ रहा था अब दोस्तों जो पानी निकलेगा एक थोड़ा सा यहाँ आपने एक जगह यहाँ छोड़ दी, एक जगह यहाँ छोड़ दी, दोस्तों बहुत ही कम पानी निकल रहा। तो कह रहा कि बांध बहते जल को रोकने की दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है, जो आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जल भरण बनती है। यानी दोस्तों ये जलाशय भी बन सकती है, झील भी और जल धरण भी बन जाती है। दोस्तों इसके जो प्रयोग है यानी जो इसका लाभ है वो मैं कराऊंगा अगले क्वेश्चन में। तो दोस्तों यानी बांध बहते जल को रोकने की दिशा, यानी दोस्तों जल बह रहा था उसे रोकने की दिशा या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है, जो आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जल भरण बनाती है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि बहुउद्देशीय परियोजना। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहते हैं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किसे कहते हैं। 2014, 15, 16 में पूछा गया। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किसे कहते हैं, 2014, 15, 16 में पूछा गया। तो दोस्तों ध्यान रखना, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना उसे कहते हैं जिसमें नदियों पर बांध बनाकर एक बार में अनेक उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना उसे कहते हैं जिसमें नदियों पर बांध बनाकर एक बार में अनेक उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। यानी दोस्तों बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना उसे कहते हैं जो नदियों पर बांध बनाकर एक बार में अनेक उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। यानी दोस्तों जैसा भी यहाँ बांध बना था ना, इससे हमें अनेक यानी हमने यहाँ दोस्तों बांध बना दिया, अब हम इससे अनेक
अपनी जरूरत पूरी करेंगे। यानी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना उसे कहते हैं जिसमें नदियों पर बांध बनाकर एक बार में अनेक उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। यानी दोस्तों हमने यहाँ बांध बना दिया और इससे हम अनेक सारे यानी बहुत सारे उद्देश्य प्राप्त करेंगे, जैसे सिंचाई का उद्देश्य, यानी हम दोस्तों इस पानी से क्या कर सकेंगे, इस पानी से दोस्तों हम सिंचाई भी कर सकते हैं। बाढ़ नियंत्रण, दोस्तों किसी इलाके में ज्यादा बाढ़ आती है तो दोस्तों हम ऐसे बांध बनाकर वहाँ बाढ़ का नियंत्रण भी कर सकते हैं। बिजली उत्पादन, दोस्तों आप ऐसा पानी इकट्ठा करके आप टरबाइन के माध्यम से बिजली भी उत्पादन कर सकते हैं। और मछली पालन, दोस्तों आप चाहे तो इसमें मछली पालन भी कर सकते हैं। और दोस्तों बहुत सारे कार्य हैं जो आप बांध बनाकर कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना उसे कहते हैं जिसमें नदियों पर बांध बनाकर एक बार में अनेक उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। यानी एक बार में अनेक उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है, जैसे सिंचाई होगी, बाढ़ नियंत्रण, बिजली उत्पादन, मछली पालन आदि। भौमजल क्या है 2016, 17 और 19 में पूछा गया। दोस्तों भौमजल क्या है 2016, 17 और 19 में पूछा गया। भौमजल क्या है 2016, 17 और 19 में पूछा गया। जल जो रिस कर भूमि में समा जाता है भौमजल कहलाता है। यानी दोस्तों जो जल रिस कर यानी उसमें भूमि में समा जाता है भौमजल कहलाता है। यानी दोस्तों मान लीजिए थोड़ा सा जल है और दोस्तों ये आराम से रिस कर यानी धरती के अंदर चला जाएगा तो क्या कहलाएगा, भौमजल कहलाता है। यानी दोस्तों जो जल रिस कर भूमि के अंदर चला जाता है भौमजल कहलाता है। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि वर्षा जल संग्रहण किसे कहते हैं। वर्षा जल संग्रहण किसे कहते हैं 2018, 19, 20, 21 में पूछा गया। 2017, 18, 19, 20, 21 में पूछा गया है। वर्षा जल संग्रहण का अर्थ है कि वर्षा के जल को उसी स्थान पर एकत्रित करना जहां वर्षा हो रही है। दोस्तों वर्षा जल संग्रहण किसे कहते हैं। वर्षा जल संग्रहण का अर्थ है कि वर्षा के जल को उसी स्थान पर एकत्रित करना जहां वर्षा हो रही है। मान लीजिए दोस्तों आप अपने गांव में हैं, दोस्तों ये आपका इतना बड़ा आपका एक प्यारा सा गांव है दोस्तों, यानी इसमें तो दोस्तों आपके गांव में यानी वर्षा हो रही है, आपके गांव में वर्षा हो रही है। तो दोस्तों जब आप अपने गांव में ही इस पानी को इकट्ठा कर लेंगे, यानी अपने गांव में ही किसी जगह को बनाकर इकट्ठा कर लेंगे तो उसे क्या कहलाएंगे, उसे वर्षा जल संग्रहण कहेंगे। तो ये भी कह रहा है कि वर्षा जल संग्रहण का अर्थ है कि वर्षा के जल को उसी स्थान पर एकत्रित करना जहां वर्षा हो रही है। यानी वर्षा के जल को कहां एकत्रित करना, जहां पर वर्षा हो रही है, इसका अर्थ ये है। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली क्या है, लिखो। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली क्या है 2020, 21 और 22 में पूछा गया। दोस्तों 3 साल यानी लगातार आ रहा है, शायद चौथी साल भी आ जाए। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किसे क्या है, लिखो। दोस्तों नदियों व झरनों के जल को बांस के बने पाइपों द्वारा एकत्रित करके सिंचाई करना बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली कहलाता है। इसमें पानी का बहाव 20 से 80 बूंद प्रति मिनट तक घटाकर पौधे पर छिड़क दिया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, नदियों व झरनों के जल को बांस के बने पाइपों द्वारा एकत्रित करके सिंचाई करना बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली कहलाता है। दोस्तों जो नदियां और जो झरनों में जो जल होगा उसको बांस से बने पाइपों में इकट्ठा कर लिया जाता है और उससे जो सिंचाई करेंगे उसे क्या कहलाएंगे, वो बांस ड्रिप सिंचाई कहलाती है। इसमें पानी का बहाव 20 से 80 बूंद प्रति मिनट तक घटकर पौधों पर छिड़क दिया जाता है, यानी मिनट तक घटाकर पौधों पर छिड़क दिया जाता है। तो दोस्तों आप इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें। और हाँ दोस्तों, आपको इसका PDF व्हाइट पेज एग्जाम टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं इसी तरह की वीडियो के जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर वहां से भी सभी वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अगले पेज पर। अब करेंगे बात दोस्तों अगले उसकी, यानी दोस्तों ये है जल दुर्लभता क्या है। जल दुर्लभता क्या है 2014, 16, 19। जल दुर्लभता क्या है 2014, 16, 19। जल के विशाल भंडार तथा नवीनीकरण गुणों के होते हुए भी यदि जल की कमी महसूस की जाए तो उसे जल दुर्लभता कहते हैं। यानी जल के विशाल भंडार तथा नवीनीकरणीय गुणों के होते हुए भी यदि जल की कमी महसूस की जाए तो उसे जल दुर्लभता कहते हैं। दोस्तों क्या कह रहा है, जल की विशाल भंडार, यानी आपके पास बहुत सारे जल के तालाब है दोस्तों, नहर है, झरना है। जल के विशाल भंडार तथा नवीनीकरणीय गुणों के होते हुए भी, यानी आपके पास बहुत सारा झरने तालाब है, उनके होते हुए यदि जल की कमी महसूस की जाए तो उसे जल दुर्लभता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे जल दुर्लभता कहते हैं। मान लीजिए दोस्तों अगर आपके पास बहुत सारा खाना है और दोस्तों आप उस खाने को नहीं खा रहे हैं, दोस्तों आपके पास बहुत सारा खाना है और आप उस खाने को नहीं कह रहे हैं, यानी उस खाने को नहीं कह रहे हैं, उस खाना नहीं खा रहे हैं, तो दोस्तों उसी तरह से जल दुर्लभता क्या है, यदि जल के विशाल भंडार तथा नवीनीकरण गुणों के होते हुए यदि आप जल की कमी महसूस की जाए तो उसे जल दुर्लभता कहते हैं। यानी दोस्तों आपके पास बहुत सारा जल है, यानी आपके पास नहर है, तालाब है,
झरना है, झील है, उसके होते भी आप जल की कमी महसूस कर रहे हैं तो उसे जल दुर्लभता कहते हैं। जिस तरह से दोस्तों अगर आदमी के पास जितना भी ज़्यादा पैसा होगा और वो फिर भी पैसे की कमी महसूस कर रहा है तो दोस्तों उसे कंजूस कहते हैं। यही उस तरह का वो है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 8 है, बहुउद्देशीय परियोजना से होने वाले लाभ व हानियां लिखो। 2018, 20 और 21 में पूछेगा। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ व हानियां लिखो। 2018, 20 और 21 में पूछा गया। तो दोस्तों इसे देखिए, नदियों पर बांध बनाकर केवल सिंचाई नहीं की जाती, अपितु इनका उद्देश्य विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उत्पादन, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, अतिरिक्त नौकाचल और मछली पालन में भी होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, पहले बहुउद्देशीय परियोजना से होने वाले लाभ और हानि लिखो। तो दोस्तों बहुउद्देशीय परियोजना से हमें क्या क्या लाभ होंगे और क्या क्या हानियां होंगी दोस्तों हम इस क्वेश्चन में जानेंगे। नदियों पर बांध बनाकर केवल सिंचाई नहीं की जाती, यानी दोस्तों नदियों पर जो हम बांध बनाकर केवल सिंचाई का कार्य नहीं करते, अब तो इनका उद्देश्य विद्युत उत्पादन, यानी आप जो उससे विद्युत का होता है यानी बिजली उत्पादन भी कर सकते हो, घरेलू और औद्योगिक उत्पादन यानी घरेलू यानी जो घर के सामान है उनका उत्पादन कर सकते हो, जल आपूर्ति यानी जल की जो आपूर्ति पूरी कर सकते हो, बाढ़ का नियंत्रण कर सकते हो दोस्तों, मनोरंजन अतिरिक्त नौकाचल और मछली पालन भी होता है। ये दोस्तों कोई बड़ी झील है तो दोस्तों उसमें नौकाचल का भी कार्य हो जाता है, यानी लोगों को नाव के सहारे यानी लोग घुमाया जाता है उसमें और उससे उनसे पैसे यानी इनकम होती है। तो अतिरिक्त नौकाचल और मछली पालन भी होता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, नदियों पर बांध बनाकर केवल सिंचाई नहीं की जाती, अब तो इनका उद्देश्य विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उत्पादन, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, अतिरिक्त नौकाचल और मछली पालन में होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, इनका उसमें भी प्रयोग होता है। अब देखते हैं दोस्तों इससे कुछ इसकी हानियां भी है। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर की हानि देखेंगे, नदियों पर बांध बनाना और उनका बाहु नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बाहु अवरुद्ध हो जाता है, जिसके कारण तलछट बाहु कम हो जाता है। अत्यधिक तलछट जलाशयों के तलों में जम जाता है, जिससे नदियों का तल अत्यधिक चट्टानी हो जाता है और बांध नदियों को दोस्तों यहाँ दो होगा, 2 टुकड़ों में बांट देता है, जिससे जलीय जीवों का नदियों में स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है। तो दोस्तों एक बार और पढ़िए, यानी नदियों पर बांध बनाना और उनका बाहु नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बाहु अवरुद्ध हो जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, नदियों पर बांध बनाना और उनका बाहु नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बाहु अवरुद्ध हो जाता है। अवरुद्ध का मतलब है जो उनका प्राकृतिक मार्ग होगा दोस्तों वो बंद हो जाएगा, जिसके कारण तलछट बाहु कम हो जाता है, और अत्यधिक तलछट जलाशय की तलों में जम जाता है। और जो अत्यधिक जो कटा पिटा जो दोस्तों ये नहर की साइडें कटती है वो कहाँ, वो उसमें जम जाएगी, जलाशय में जम जाती है, जिससे नदी का तल अत्यधिक चट्टानी हो जाता है। जो नदी का तल है वो अत्यधिक चट्टानी हो जाता है और बांध नदियों को 2 टुकड़ों में बांट देती है। दोस्तों जो बांध होता है वो नदियों को 2 टुकड़ों में बांट देता है, जिससे जलीय जीवों का नदियों में स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है, जो जलीय जीवों का नदियों में आना यानी बंसा हो जाता है। अब दोस्तों देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर यानी 9 है हमारा, नर्मदा बचाओ आंदोलन से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नर्मदा बचाओ आंदोलन से आप क्या समझते हैं, 2022 में पूछा गया दोस्तों। नर्मदा बचाओ आंदोलन से आप क्या समझते हैं। कुछ सामाजिक संगठन बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं का विरोध कर रहे हैं, यानी कुछ सामाजिक संगठन बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का विरोध कर रहे हैं। इसमें एक आंदोलन नर्मदा बचाओ आंदोलन है। यह आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन द्वारा चलाया जा रहा है। तो दोस्तों ध्यान रखना कि कुछ सामाजिक संगठन बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं का विरोध कर रहे हैं। इसमें से एक आंदोलन नर्मदा बचाओ आंदोलन है। यह आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन द्वारा चलाया जा रहा है, संगठन द्वारा चलाया जा रहा है, जो जनजातीय लोगों, किसानों, पर्यावरणवादियों और मानवाधिकारों कार्यकर्ताओं को गुजरात में नर्मदा पर सरदार सरोवर बांध के विरोध में लाभबंद करता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, कुछ सामाजिक संगठन बहुउद्देशीय नदी से परियोजनाओं का विरोध कर रहे हैं। इसमें से एक आंदोलन नर्मदा बचाओ आंदोलन है। यह आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन द्वारा चलाया जा रहा है। तो दोस्तों ध्यान रखना, सरकारी संगठन नहीं है, यानी गैर सरकारी संगठन द्वारा चलाया जा रहा है, जो जनजातीय लोगों, किसानों, पर्यावरणविदों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध में लामबंद करता है। तो दोस्तों यानी ये कह रहा है कि जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है वो एक
उसके लिए गैर सरकारी संगठन के द्वारा चलाया जा रहा है। जो जनजातीय लोगों यानी जो जनजाति लोग यानी दोस्तों जंगल में रहते हैं, किसानों और पर्यावरणवादियों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध में लामबंद करता है। तो दोस्तों यानी ये जो हमारी वीडियो थी किसकी यानी SST की वीडियो थी दोस्तों। चैप्टर नंबर 9 था हमारा, चैप्टर नंबर 3 था कि क्लास 10th का जो जल संसाधन। दोस्तों ये आई होप कि दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो दोस्तों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक और शेयर कर दें। और दोस्तों इस तरह की वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप हमारी जो चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहाँ से वे सभी वीडियो जाकर देख सकते हैं जो कि हमने आपके लिए बना रखी हैं। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों एक प्यार सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करना कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए दिल से आप सभी का धन्यवाद।